हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल शॉक। हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल शॉक की सेवेरिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिकल शॉक के इफेक्ट क्या होने वाले हैं ह्यूमन बॉडी पे, और इलेक्ट्रिकल शॉक के विक्टिम की कैजुअलिटी इवैक्यूएशन यानी कि रेस्क्यू कैसे करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, आपके काम का वीडियो है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल शॉक के फैक्टर्स के जो 3 फैक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट इंसान की बॉडी से फ्लो हो रहा है, उस करंट का पाथ क्या रहने वाला है, और वो करंट कितने देर तक इंसान की बॉडी से फ्लो कर रहा है। इसमें जो पाथ ऑफ करंट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर पाथ ऑफ करंट में हर्ट आ जाता है या ब्रेन आ जाता है तो इसमें जो सेवेरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट, जितनी कम फ्रिक्वेंसी रहेगी शॉक का सेवेरिटी उतना बढ़ने वाला है, यानी कि डीसी के केस में सेम करंट जो होगा वो ज़्यादा सेवियर हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसके बाद है हार्ट का जो साइकिल रहता है, किस साइकिल के दौरान हार्ट जो है वो उसको ह्यूमन बॉडी को शॉक लग रहा है, और ये वैसे तो कंट्रोल से बाहर है। नेक्स्ट है जनरल हेल्थ ऑफ पर्सन की जनरल हेल्थ क्या है, उसका फिजिकली उसका वेट कितना है, जेंडर क्या है। लेडीज़ के केस में सेवेरिटी मेन के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है। और नेक्स्ट है मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कि जो बॉडी रेजिस्टेंस रहता है उसका क्या क्या वैल्यू रहता है। तो जो ड्राई स्किन होती है, जो बिल्कुल इंटैक्ट है, जिसमें कट्स नहीं है, जिसमें कोई वॉन्ड्स नहीं है, स्कैब्स नहीं है, या कोई पंचर नहीं है स्किन, तो उसका रेजिस्टेंस जो रहता है वो 1 लाख टू 6 लाख ओम रहता है। अगर स्किन वेट है आफ्टर रेन या आफ्टर बाथ, तो जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ घट के 1000 ओम्स ही रह जाता है। और विद इन द बॉडी, क्योंकि इंसान की बॉडी जो है अंडर द स्किन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मोस्टली वाटर से कंपोज्ड है, तो रेजिस्टेंस सिर्फ 400 ओम्स ही रहता है। और एयर टू एयर, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन आता है, नर्वस सिस्टम की रेजिस्टेंस बहुत कम रहती है, तो वो सिर्फ 1000 ओम ही रह जाती है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कितने हैं। अगर जो इलेक्ट्रिकल शॉक है वो सिर्फ 1 मिली एम्पियर है, तो इसमें हमें सिर्फ एक टिंगलिंग सा फेंट सा सेंसेशन आएगा, यानी कि हल्की सी झंझनाहट महसूस होगी। 5 मिली एम्पियर के करंट में आपको शॉक का फील तो होगा, लेकिन कोई पेन नहीं होगी या आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा बिल्कुल भी, और एक एवरेज इंडिविजुअल से आसानी से झेल सकता है। अगर 6 से 25 मिली एम्पियर करंट है वुमन के केस में, तो आपको शॉक जो होगा इलेक्ट्रिकल शॉक वो पेन भी दे सकता है, और आपका मस्कुलर कंट्रोल वो भी थोड़ा सा जा सकता है। मेन के केस में ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, एंड इट इज़ 9 to 30 मिली एम्प्स। अगर करंट बढ़ के 50 to 150 मिली एम्प्स हो जाता तो आपको एक्सट्रीम पेन यानी कि काफ़ी दर्द का महसूस हो सकता है, और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकता है कि आपको दिल पे झटका सा फील होगा, और यानी कि एवरेज इंडिविजुअल इसे आसानी से लेट गो नहीं कर सकता है, और डेथ भी पॉसिबल है। अगर करंट जो है वो 1000 से 4300 मिली एम्प्स यानी कि 1 एम्प से 4.3 एम्प तक हो जाता है, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब ये होता है कि हार्ट का जो पंपिंग का जो उसका पैटर्न है, हार्ट उसे मिस कर जाता है, और उससे बॉडी को जो वाइटल ऑर्गन्स को जो ऑक्सीजन जाने वाली है उसका भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और ऐसे केस में डेथ बहुत लाइकली है कि हो सकती है डेथ। ठीक है। अगर करंट जो है बढ़ के 10,000 मिली एम्प्स हो जाता है, तो इसमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हीट इतना ज़्यादा होने वाला है कि बॉडी में बर्न भी हो सकता है, बॉडी जल भी सकती है, और डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक के विक्टिम को हमें रेस्क्यू कैसे करना है। तो सबसे पहले है कि उसे जैसे ही आपको लगता है कि आपके पास में कोई विक्टिम इलेक्ट्रिकल शॉक का है, तो एकदम उसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा रुकिए और इलेक्ट्रिसिटी को पहले ऑफ़ करिए, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ नहीं कर सकते हैं तो किसी इंसुलेटर की मदद से उसे पुल करिए। उसके बाद देखिए कि उसका सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप सीपीआर स्टार्ट करिए। सीपीआर के ऊपर वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इट विल मेक अ वीडियो ऑन सीपीआर ऑल्सो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हार्ट ने उसके रिकवर कर लिया है, तो आप उसे बैक पोजीशन से सुपाइन पोजीशन कहा जाता है, या रिकवरी पोजीशन जो ये दिख रही है ये रिकवरी पोजीशन है। रिकवरी पोजीशन में आप उसे लेटा दीजिए। रिकवरी पोजीशन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में भी कमेंट में लिखिएगा, हम बना देंगे। और अगर पॉसिबल है तो आप इंसान को लेटाते वक्त उसके पैर थोड़े से हल्के से स्लाइटली रेज कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ब्लड रहता है वो ब्रेन की तरफ आता है, और इंसान का जो है कोमा में जाने का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है।
उसके बाद आप उस व्यक्ति को, अगर आपको लगता है कि वो वहाँ पे जिस साइड पे वो है वहाँ पे इमीडिएट डेंजर नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई फायर का केस नहीं होने वाला है या वहाँ पे कोई बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होने वाला, तो ज़्यादा उस व्यक्ति को आप मूव ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप व्यक्ति को मूव करेंगे, अगर वो शॉक में गया है तो हो सकता है कि उसको कोई इंजरी हो गया हो बॉडी के अंदर, तो जितना ज़्यादा आप उसे मूव करेंगे तो वो उसका इंजरी बढ़ जाएगा। फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर डिसलोकेट हो जाएंगे, तो आप उसे ज़्यादा मूव ना करें। और उसके बाद आप इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाइए और मेडिकल हेल्प के लिए, यानी कि फर्स्ट एड वालों को कॉल करिए। अगर आपको लगता है कि मेडिकल हेल्प या डॉक्टर वहाँ नहीं आ रहा है तो उसका इवैक्यूएशन का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए और उसे आप नियरेस्ट हॉस्पिटल तक लेके जाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।